ये कहानी है आज से हजारों साल पहले की। ये तब की बात है जब मिस्र के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस टाइम के लोग अपने कबीलों और झुंडों में रहा करते थे। इसी कबीले के युग में पूरब से एक ऐसा कबीला आता है जिसका सरदार होता है मेमनोन। वो अपने सिपाहियों के साथ इन सभी कबीलों पे हमला करता है और इनको निस्तो नाबूद कर देता है। मेमनोन ने आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है वो किसी भी लड़ाई में नहीं हारा और इसके पीछे का राज है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा मेमनोन के राज्य की नजूमी यानी कि भविष्यवक्ता है। उसकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है और उसी का इस्तेमाल करके मेमनोन आज तक सारी लड़ाइयाँ जीतता आया है। मेमनोन के इस आतंक के बाद यहाँ पे बस अब कुछ ही आजाद कबीले बचे हैं जो कि मेमनोन से बिल्कुल भी नहीं टकराना चाहते और इसका मुख्य कारण है उसके राज्य की नजूमी कैसेंड्रा। क्योंकि इन लोगों को पता है कि जब तक कैसेंड्रा जिंदा है मेमनोन को हराना काफी मुश्किल है, क्योंकि कैसेंड्रा अपनी शक्तियों से पहले ही पता लगा लेती है कि लड़ाई का परिणाम क्या होने वाला है और कैसेंड्रा के भविष्यवाणी के अनुसार ही मेमनोन अपनी लड़ाई की सारी रणनीतियां तैयार करता है। हम एक कबीले के राजा फेरोन को देखते हैं जो कि मेमनोन से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो एक कबीले के 3 शिकारियों को बुलाते हैं जो कि सबसे पहले कैसेंड्रा का शिकार करेंगे, क्योंकि कैसेंड्रा को मारे बिना मेमनोन को हराना नामुमकिन है। ये तीनों कातिल जिस कबीले से आते हैं इनका पूरा कबीला तबाह हो चुका है और ये तीनों बस अकेले ही अपने कबीले में बचे हैं। इन तीनों में जो सबसे बहादुर कातिल है उसका नाम मेथियस होता है। राजा फेरोन ने ही इन तीनों कातिलों को अपने पास बुलाया है। ये इन तीनों कातिलों के साथ एक सौदा करते हैं। राजा फेरोन इनसे कहते हैं कि इन्हें कैसेंड्रा को मारना होगा और वो बदले में इन्हें 20 बेशकीमती लाल पत्थर देते हैं। ये 20 बेशकीमती लाल पत्थर इनके खजाने में आखिरी पत्थर है। ये पत्थर पाने के बाद मेथियस कहता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे फेरोन का बेटा आ जाता है जो कि इस काम के लिए ऐतराज जताता है। ये अपने पिता के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन मेथियस अपने साथी और अपने भाई के साथ उस छावनी तक पहुंच जाता है जहां पे किंग मेमनोन रुका हुआ है। अब रात हो चुकी है और ये तीनों कैंप वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि इन तीनों में से कोई भी कैसेंड्रा के कैंप में दाखिल होता, सिपाही इनको देख लेते हैं और इन पे तीर चलाने लगते हैं, जिसके दौरान मेथियस का दोस्त मर जाता है और उसके भाई को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन मेथियस किसी भी तरीके से कैसेंड्रा के तंबू में घुस जाता है। वो कैसेंड्रा के ऊपर तीर चलाने ही वाला होता है, तभी कैसेंड्रा पलटती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि मेथियस कैसेंड्रा के ऊपर तीर चलाता, मेमनोन के सिपाही आ जाते हैं और मेथियस को पकड़ लेते हैं। इसी तंबू के अंदर किंग फेरोन का बेटा आता है। उसके हाथ में अपने पिता का सर था। इसने अपने पिता को मार के मेमनोन से हाथ मिला लिया था। अब यहाँ पे मेमनोन भी हाजिर होता है। किंग फेरोन वही इंसान है जिन्होंने मेथियस को कैसेंड्रा को मारने के लिए 20 लाल पत्थर दिए थे। अब यहाँ पे मेथियस के भाई को लाया जाता है और मेमनोन मेथियस के भाई को उसके सामने ही गला काट के मार डालता है। अब इसके बाद मेमनोन मेथियस को मारने आता है, तभी कैसेंड्रा बीच में आ जाती है और वो मेथियस को मारने से मना कर देती है। वो कहती है कि आज रात देवता इसके ऊपर मेहरबान है, अगर तुमने इसको मारा तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कयामत टूटेगी। मेमनोन कैसेंड्रा की बात मान जाता है जैसा कि वो हमेशा से करता आया है। मेमनोन मेथियस को खुद नहीं मारता, इसीलिए वो उसे और एक चोर को जमीन के अंदर गर्दन तक गाड़ देता है। यहाँ पे आसपास लाल चींटे रहते हैं जो कि जिंदा इंसान को खा के मात्र कुछ ही देर में स्केलेटन में बदल देते हैं। यहाँ पे मेथियस के साथ जिस चोर को गाड़ा होता है वो किसी तरीके से खुद को छुड़ाने में सफल रहता है। वो मेथियस की भी जान बचाता है, लेकिन 2 शर्तों पे। वो मेथियस से पहली शर्त ये रखता है कि वो उसे मारेगा नहीं और दूसरी शर्त ये कि मेथियस जो भी कमाएगा उसमें से उस चोर को हिस्सा देगा। मेथियस जिस कबीले से आता है वो लोग अपने जबान के पक्के होते हैं। ना चाहते हुए भी मेथियस उस चोर की शर्तों को मान लेता है। वो चोर मेथियस को भी उस जगह से आजाद करवा देता है। अब मेथियस की मेमनोन से पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है। मेथियस मेमनोन को मार के अपने साथी और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो अपने ऊंट पे सवार होकर वापस उसी राज्य की तरफ निकल लेता है। अब हम दूसरी तरफ मेमनोन को देखते हैं जो कि कैसेंड्रा से दूसरे राज्यों पे हमला करने की बात कर रहा होता है, लेकिन वही कैसेंड्रा उसे मना करती है। वो उससे कहती है कि खून खराबा से कुछ भी हासिल नहीं होता और खून खराबा करने से कभी भी संतुलन नहीं आ सकता और ना ही कभी शांति आ सकती है। मेमनोन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ और इस पूरी दुनिया पे एक साथ राज करना चाहता हूँ। मेरे राज तख्त का सबसे नजदीकी हिस्सा तुम्हारा होगा और इसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। कैसेंड्रा मेमनोन से कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के करीब आए तो मेरी सारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी और मैं कभी भी भविष्य नहीं देख पाऊंगी। जिस बात का जवाब देते हुए मेमनोन कहता है कि तब तक मुझे इन ताकतों की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मथाया
मिथायस और वो चोर मेमनोन के राज्य के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मिथायस के पास जो लाल पत्थर की पोटली होती है वो एक बच्चा चुरा के वहाँ से भाग जाता है। मिथायस उस बच्चे को पकड़ लेता है। इस बच्चे को इस राज्य का चप्पा चप्पा मालूम है, इसीलिए मिथायस इस बच्चे से थोड़ी सी मदद लेता है और बदले में वो उसे एक लाल पत्थर दे देता है। ये बच्चा मिथायस को मेमनोन के महल के अंदर जाने का रास्ता बताता है। इसी रास्ते के बीच में ये एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो इस राज्य का खोज करता है, लेकिन ये आदमी मेमनोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि मेमनोन इसके साथ बदसलूकी करता है और इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस आदमी के पास एक ऐसी रेत है जो कि चाइना से आई है। इस रेत के जरिए एक बारूद बनाया जाएगा जो कि मेमनोन अपने जंग में इस्तेमाल कर सके। मिथायस इस खोजकर्ता के गले पे तलवार रख के पूछता है कि मेमनोन इस वक्त उसे कहाँ मिलेगा। वो खोजकर्ता उसे बता देता है कि मेमनोन इस टाइम पे तलवारबाजी कर रहा होगा। वो बच्चा मिथायस को वहाँ पे ले जाता है। इसके बाद वो एक ऊंचाई पे चढ़ के मेमनोन के ऊपर तीर से निशाना लगाता है, इससे पहले कि वो मिथायस के ऊपर तीर से हमला करता। यहाँ पे उसी बच्चे को सेना पकड़ के ले आती है जिस बच्चे को मिथायस ने वो लाल पत्थर दिया था। इस बच्चे के पास जो लाल पत्थर है वो काफी ज्यादा बेशकीमती है। सिपाहियों को ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने चोरी की है, इसीलिए सिपाही मेमनोन के कहने पे इस बच्चे का हाथ काटने लगते हैं। अब मिथायस को ना चाहते हुए भी मेमनोन को छोड़ के उस हथियार पे निशाना लगाना पड़ता है जिस हथियार से बच्चे का हाथ काटा जाने वाला था। मेमनोन के सिपाही अब मिथायस को देख लेते हैं। वो उसके ऊपर जवाबी हमले में तीर चलाने लगते हैं। मिथायस वहाँ से भागते भागते कैसेंड्रा के कक्ष में चला जाता है। कैसेंड्रा इस वक्त यहाँ पे नहा रही होती है। मिथायस जबरदस्ती उस जादूगरनी कैसेंड्रा को उठा के उस महल की दीवारों से बाहर ले आता है क्योंकि उसे पता है कि मेमनोन उस जादूगरनी को ढूंढने के लिए अपने महल से बाहर निकल के जरूर आएगा और जब ऐसा होगा तो मिथायस मेमनोन को मार देगा। अब इसके बाद ये लोग वैली ऑफ डेथ की तरफ चले जाते हैं, यानी कि मुर्दों की घाटी की तरफ। अब जब रात को सब सो रहे होते हैं तो जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिथायस उसे पकड़ लेता है। मिथायस कैसेंड्रा से पूछता है कि क्या तुम मेमनोन के पास वापस जाना चाहती हो। कैसेंड्रा बताती है कि मैं वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहती। मेमनोन ने कैसेंड्रा को बचपन से ही वहाँ पे कैद करके रखा था और कैसेंड्रा ने उस रात मेमनोन के हाथों मिथायस को मरने से इसलिए बचाया था क्योंकि वो जानती थी कि मिथायस ही वो आदमी है जो कि उसे वहाँ से बाहर निकाल सकता है। मिथायस ये बात सुनने के बाद कैसेंड्रा को आजाद कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वो साथ ही कैसेंड्रा से ये भी कहता है कि बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। कैसेंड्रा मिथायस की ये बात सुन के वहीं पे रुक जाती है। अगले दिन अब ये सब अपने आगे की सफर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते ही ये देखते हैं कि मेमनोन खुद तो नहीं आया, लेकिन अपने कुछ सिपाहियों को इनको ढूंढने के लिए भेज दिया है। मिथायस को ये बात पता होती है कि इस रेगिस्तान के अंदर अब से मात्र कुछ ही देर में तूफान आने वाला है, इसीलिए वो अपने आंखों पे कुछ पहन लेता है। अब जब मिथायस मेमनोन के सिपाहियों के पास जाता है तब तक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। इसी तूफान का फायदा उठा के मिथायस उन सिपाहियों को ढेर कर देता है, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान मिथायस के जांग पे एक तीर लग जाता है और इस तीर को बिच्छू के जहर में डुबा के बनाया गया था। लेकिन रात को जादूगरनी कैसेंड्रा अपने जादू की वजह से मिथायस के शरीर के जहर को बाहर निकाल लेती है, तभी मिथायस की जान बच जाती है। मिथायस ने मेमनोन के जो सिपाही मारे थे उसी में से एक खास सिपाही के गले का तावीज उठा के वो एक पंछी के जरिए मेमनोन तक ये खबर पहुंचा देता है कि उसके भेजे हुए सारे सिपाही ढेर हो चुके हैं। मेमनोन को जब ये बात पता चलती है कि उसके भेजे हुए सारे सिपाही मारे जा चुके हैं, तब वो अपने सभी सिपाहियों के सामने इस बात का ऐलान करता है कि वो अपने आखिरी दुश्मन को भी मिट्टी में मिला देगा। इससे पहले वो अगली रात जमकर एक पार्टी करेंगे। लेकिन उन्हीं सिपाहियों के बीच जो एक ऊंचे पद का सिपाही होता है वो मेमनोन से सवाल पूछता है। उसे शक है कि शायद अब मेमनोन के पास वो नजूमी नहीं है जिसकी भविष्यवाणी की वजह से ये अब तक सारी लड़ाइयाँ जीतते हुए आ रहे थे। मेमनोन इस सिपाही से झूठ कह देता है। वो कह देता है कि कैसेंड्रा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपने कक्ष में अभी आराम कर रही है, क्योंकि मेमनोन को ऐसा लगता है कि अगर सबको पता चल गया कि कैसेंड्रा महल में नहीं है तो शायद उसके सभी सिपाहियों की हिम्मत टूट जाए और वो लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाए। अब इधर हम दूसरी तरफ मिथायस, कैसेंड्रा और जो उनके साथ चोर है, हम इन तीनों को देखते हैं कि ये रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक बड़ा सा धमाका होता है। ये थोड़ी दूर आगे जाकर देखते हैं तो इनको पता चलता है कि मेमनोन का वही खोजकर्ता जो कि एक बारूद पे काम कर रहा था, उसने अब बारूद बना लिया है। अब ये खोजकर्ता भी मेमनोन के महल से भागकर यहाँ आ चुका था। ये कैसेंड्रा को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये चारों पानी की तलाश में अपने आगे का सफर चालू करते हैं। इन लोगों को एक जगह बहुत सारा पानी मिल जाता है। जब ये लोग उस पानी के अंदर अपने हाथ मुंह धो ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। ये सभी सिपाही इन चारों को गिरफ्तार करके एक कबीले के अंदर लेके जाते हैं। इस कबीले का जो सरदार होता है वो मिथायस को पहले से जानता है, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। कबीले का सरदार कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लेकर आओ,
लेकिन मिथायस जादूगरनी को किसी को भी हाथ लगाने से मना करता है। वो कहता है कि अगर किसी ने भी कैसेंड्रा को हाथ लगाया तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। अब इसके बाद ही इस कबीले के सरदार और मिथायस के बीच एक लड़ाई होती है। इस कबीले का सरदार भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इसके बाद भी मिथायस उस सरदार को हरा देता है। अब इसके बाद मिथायस उन सबसे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है मेम्नोन, हमें एक साथ मिल के उसका सामना करना चाहिए। तभी उस कबीले का सरदार कहता है कि मेम्नोन की इतनी बड़ी सेना को क्या तुम अकेले हराओगे? जिस बात पे मिथायस कहता है कि हाँ, मैं उसे अकेला ही रोकूंगा। अब इस कबीले का सरदार इन चारों को इस कबीले में रुकने की इजाजत दे देता है। रात को कैसेंड्रा के पास इसी कबीले का एक छोटा सा बच्चा आता है। जब कैसेंड्रा उस बच्चे को छूती है तो उसे एक विजन दिखाई देता है। वो अपने विजन में देखती है कि मेम्नोन की पूरी सेना ने इस पूरे कबीले को खत्म कर दिया है और इस कबीले में रह रहे उस बच्चे समेत हर एक मेंबर की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। कैसेंड्रा मिथायस के पास जाती है और उसने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ उसे बताती है, जिसको सुनने के बाद मिथायस कहता है कि मेम्नोन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कैसेंड्रा को एक विजन और आता है जिसके अंदर वो देखती है कि मिथायस को एक तीर लग जाता है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसके बाद जब कैसेंड्रा होश में आती है तो मिथायस से कहती है कि अगर तुम मेम्नोन के सामने आए तो वो तुम्हें मार देगा और यही तुम्हारी किस्मत है। इस बात को मिथायस सुनने के बाद कहता है कि मैं अपनी किस्मत बदल देता हूँ। अब इसके बाद कैसेंड्रा और मिथायस आज रात एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं। कैसेंड्रा अगर फिजिकली किसी के भी ज्यादा नजदीक गई तो वो अपनी सारी शक्तियों को खो देगी। कैसेंड्रा को ये बात पता है कि मेम्नोन उसे खोजते हुए इस कबीले तक पहुंच जाएगा और इसके बाद वो इस पूरे कबीले को तबाह कर देगा। इसीलिए आज की रात कैसेंड्रा किसी को बिना कुछ भी बताए वो मेम्नोन के पास वापस लौट जाती है। अगली सुबह मिथायस को जब ये बात पता चलती है तो वो अकेले ही मेम्नोन के महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जादूगरनी कैसेंड्रा वापस से मेम्नोन की कैदी बन जाए। लेकिन जो इस कबीले का सरदार होता है वो मिथायस को रोकता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो मुझे तुम्हारा दोस्त कौन कहेगा। अब इधर हम दूसरी तरफ मेम्नोन के राजमहल का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे सिपाही जादूगरनी के बारे में मेम्नोन से बार बार पूछ रहे होते हैं। आज रात मेम्नोन ने अपनी महल में बहुत बड़ी पार्टी रखी है और इस पार्टी के बाद कल वो अपनी आखिरी लड़ाई पे निकलेंगे और अपने आखिरी दुश्मन को भी मार गिराएंगे। लेकिन ये सभी सिपाही दावत का आनंद नहीं लेते। इन सभी को चिंता है क्योंकि इन लोगों ने काफी टाइम से जादूगरनी को नहीं देखा। जादूगरनी को देखने के बाद ही इनके हौसले बुलंद होते हैं। मेम्नोन इन सिपाहियों के सवाल का जवाब वापस वही देता है। मेम्नोन कहता है कि मैंने कहा ना कि कैसेंड्रा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपने कक्ष में आराम कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पे कैसेंड्रा भी आ जाती है। वो सभी सिपाहियों से कहती है कि कल के जंग में हमारी जीत होगी और हमारे दुश्मन खुद पे खुद इस महल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन मेम्नोन को जादूगरनी कैसेंड्रा पे शक होता है। उसे उसके हाव भाव बदले हुए लगते हैं। उसे लगता है कि शायद कैसेंड्रा अपनी शक्तियों को खो बैठी है। मेम्नोन कैसेंड्रा की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने 6 घड़े रखता है। 6 घड़ों में से 4 घड़ों के अंदर विषैले सांप होते हैं। कैसेंड्रा को अब उन घड़ों के अंदर हाथ डालना है जिनके अंदर सांप नहीं है। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिथायस के साथ उसके सभी साथी राज्य के अंदर घुस चुके हैं। चोर और खोजकर्ता मिलकर इस महल के अंदर बारूद को बिछाने का काम करते हैं। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ कैसेंड्रा एक घड़े के अंदर हाथ डालती है। वो उस घड़े के अंदर से एक सांप को बाहर निकाल लेती है और वो मेम्नोन की तरफ देख के कहती है कि तुम एक खोखले राजा हो। इससे पहले कि मेम्नोन कैसेंड्रा को मारता, इतने में पीछे से मेथियस भी उस कमरे के अंदर आ जाता है। अब इस कमरे के अंदर मेथियस और मेम्नोन दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो कबीले का सरदार होता है वो फेरोन के बेटे को मार देता है, जिसने अपने पिता को मार के मेम्नोन से हाथ मिला लिया था। वो उस राजा के गद्दार बेटे को मारने के साथ साथ मेम्नोन के बहुत सारे सिपाहियों को अकेले ही मार गिराता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ मेथियस और मेम्नोन आपस में लड़ रहे होते हैं। मेम्नोन मेथियस के आंख में जलती हुई राख डाल देता है। अब इसी के दौरान वहाँ पे एक तीरंदाज आता है जो कि मिथायस के ऊपर तीर मारने ही वाला होता है। कैसेंड्रा उसे देख लेती है। वो चाहती है कि वो मिथायस का तीर अपने ऊपर ले ले, लेकिन मिथायस भी उस तीरंदाज को देख लेता है और वो पलट जाता है और वो तीर आके मिथायस के पीठ पे लग जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि विजन कैसेंड्रा ने देखा था। अब इसके बाद वो तीरंदाज सिपाही मिथायस की तरफ एक तलवार लेकर दौड़ता है। इससे पहले कि वो मिथायस को वो तलवार मार पाता, कैसेंड्रा उसकी तरफ दौड़ के उसके पेट में खंजर घोंप देती है। और मिथायस जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल है, वो अपनी पीठ में लगी हुई तीर को निकालता है और उसके पास ही एक कमान पड़ी हुई थी। वो उस कमान के सहारे उस तीर को
मेमनोन की तरफ तान देता है। मेमनोन खुद पे होने वाले तीर के वार को अपने हाथों और अपने तलवारों से ही रोक देता है। वो उस तीर को रोकने के लिए सामने तैयार खड़ा होता है, लेकिन वो मेमनोन के इस तीर को नहीं रोक पाता और वो तीर उसे लग जाता है। ठीक दूसरी तरफ इसी समय खोजकर्ता के साथ जो चोर होता है वो महल के अंदर बिछाई हुई बारूद में आग लगा देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके में महल की ऊंची दीवार से गिरता हुआ मेमनोन जल के राख हो जाता है। अब चूंकि मेमनोन मर चुका है और इस राज्य का राजा मर चुका है, इसीलिए मेथियस को इस राज्य का राजा मान लिया जाता है। अब अगली सुबह कबीले का सरदार जिसने मेथियस की मदद की थी वो मेथियस को अलविदा कह के यहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद कैसेंड्रा मेथियस से कहती है कि मैंने देखा है कि हमारे इस राज्य में आगे चल के बहुत ज्यादा सुख और शांति होगी। जिस बात पे मेथियस कहता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम किसी के करीब आती हो तो तुम्हारी शक्तियां खत्म हो सकती है। कैसेंड्रा कहती है कि वो सब झूठ था, मेरी शक्तियां अब तक बरकरार है। ऐसा झूठ उसने मेमनोन को खुद से दूर रखने के लिए कहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके सीने सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।